Celsius temperature, what effect on volume of ideal gas is अच्छा temperature. Very all. अच्छा, ऑन इंक्रीजिंग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मतलब चार चार स्लूल तक कर लिया था हमने ना। Yes, sir. हाँ, एक बेटा देखना, जो चार स्लूल में मैंने ये रिलेशन तुम्हें दिखा दिया था, वी टी इज इक्वल टू V0 प्लस V0 अपॉन 2। ये ना शायद हमने लिखा था V0, नहीं लिखा था, ये करेक्शन कर लेना उसमें। V0 का टी टाइम जा रहा था ना, वो हमने शायद 1 लिखा था, ऐसे 1/273, नहीं V0, वी टी इज इक्वल टू, ये करेक्शन कर लेना। Okay, sir. वी टी इज इक्वल टू V0 V273 इंटू टी वाला था। ये V नॉट भी यहाँ भी लिखना है, कॉमन होता है, दोनों जगह आता है ये वाला। तो ये हमने चार्ल्स किया था, चार्ल्स के अकॉर्डिंग वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर कैसे चेंज होता है वो हमने देखा, और उसकी शायद मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स करवाई थी। ऐसे ही क्या कर सकते हो आप, अब देखो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी था, पी वी हमारा जो रिलेशन निकला था वो निकाला था हमने एन वी पी टी। तो आपका देखो एन और वी के बीच रिलेशन निकाला था तो एवोगैड्रो रूल था, पी और वी के बीच में निकाला था बॉयल्स रूल पढ़ा था हमने, फिर वी और टी के बीच जो पढ़ा वो चार्ल्स पढ़ा था। ऐसे ही पी और टी के बीच बनाओगे तो उसको गे लुसैक लो जी से बोल देते हैं, गे लुसैक रूल। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा वी और टी में था। तो बिकॉज पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, आप रिलेशन चाहते हो पी और टी में, तो बाकी सारा कांस्टेंट ले जाओ, पी इज इक्वल टू एन आर अपॉन वी इंटू टी, तो ये सब कांस्टेंट हो जाएगा अब की बार। कांस्टेंट कोई भी ले लो, सपोज के ले लिया आपने, तो पी इज इक्वल टू के टी, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी आ जाएगा, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। तो इक्वेशन बनाओगे तो P1/P2 इज इक्वल टू T1/P2। बट यहाँ भी जो टेम्परेचर है आपका टी है वो केल्विन में लेना है, टेम्परेचर जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपने यूज करना है। और इसमें आपका मतलब हो जाएगा टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये आपका गेल स्टैक रूल हो जाएगा। और अगर आप टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लेना चाहते हैं तो जैसे ऊपर ये वाला चार्ल्स वी यूज किया था तो पीटी यूज कर लेना, पीटी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस पी नॉट अपॉन 273 इंटू टी डिग्री सेल्सियस। ये फिर आपका टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो टेम्परेचर जो करना है आपने डिग्री सेल्सियस में यूज कर लेना। तो सेम जैसा चार्ल्स है वैसा ही के लुसेक रूल आ जाएगा आपको। क्लियर? चलो बेटा आगे, सेम वैसा ही रूल है, बस वॉल्यूम की जगह आपने प्रेशर रखना है। फिर नेक्स्ट रूल आता है आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में आपके पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, ऐसे गैसेस का मिक्सचर होना चाहिए जो नॉन रिएक्टिंग हो, आपस में रिएक्शन नहीं करती हो। तो मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस है अगर आपके पास, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, अगर आपके पास गैसेस का मिक्सचर है, देखो नॉन रिएक्शन मिक्सचर, और एट कंडीशन जो है
वो है आपका एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर आप गैसेस का मिक्सचर लेते हो जो आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं, ऐसे गैसेस का मिक्सचर लेते हो कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तब किसी का भी इंडिविजुअल का प्रेशर, या ये कह सकते हो तब टोटल प्रेशर जो होगा वो उन सब के इंडिविजुअल के प्रेशर का सम होगा। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ pressure of gases प्रेजेंट इन मिक्सचर। आपका जो मिक्सचर है गैसेस में जितनी गैसेस प्रेजेंट है उन सब का प्रेशर, और जो प्रेजेंस एंड इंडिविजुअल किसी गैसेस का जो प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, सपोज एज एग्जांपल मान लेते हैं ये कोई आपके पास कंटेनर है एक, जिसका वॉल्यूम V है और T टेम्परेचर पर स्टडी कर रहे हो। इस पर आपके पास कुछ गैसेस है, जैसे N2 गैस है सपोज और O2 गैस है सपोज। आपस में N2 और O2 रिएक्ट नहीं करती है, तो N2 और O2 गैसेस आपस में जनरल कंडीशन में रिएक्ट नहीं करती है, जनरल ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर देखना आपने, रिएक्ट नहीं करती है। तो सपोज जो टोटल प्रेशर होगा वो नाइट्रोजन के प्रेशर और ऑक्सीजन के प्रेशर निकाल लें। सपोज नाइट्रोजन का इंडिविजुअल प्रेशर PN2 है, ऑक्सीजन का PO2 है, तो टोटल प्रेशर जो आपका आ जाएगा वो इंडिविजुअल प्रेशर का सम आएगा, PN2 प्लस PO2, या जितनी भी गैसेज होंगी नॉन रिएक्टिंग गैसेज प्रेजेंट होनी चाहिए, उन सब का इंडिविजुअल के प्रेशर को सम कर दोगे तो वो आपका टोटल प्रेशर आ जाएगा, PT आ जाएगा टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपको किसी का इंडिविजुअल का प्रेशर निकालना है तो वो जो इंडिविजुअल का प्रेशर होता है वो ऐसे निकाल सकते हो, जो पार्शियल प्रेशर जो निकालना है किसी का, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अगर किसी का भी आपको इंडिविजुअल का प्रेशर निकालना है तो इंडिविजुअल के मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब दो फार्मूले बन जाएंगे आपके लिए। आपको इंडिविजुअल के प्रेशर दे रखे हैं तो इंडिविजुअल के प्रेशर का सम कर दो, टोटल प्रेशर आ जाएगा। आपको टोटल प्रेशर दे रखा है और मोल फ्रैक्शन दे रखा है, इंडिविजुअल का निकालना है, तो आप मोल फ्रैक्शन से टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दो तो उसका इंडिविजुअल का प्रेशर आ जाएगा। जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स, सपोज मैं आपको ऐसे दे देता हूं, टोटल प्रेशर ऑफ mixture of N2 and O2 is 1 bar if 28 gram nitrogen and 16 gram oxygen are present, then calculate partial pressure of N2 and O2 in mm of mercury। सपोज ये प्रॉब्लम आ गया बेटा हमारे पास, ये प्रॉब्लम है अपने पास। टोटल प्रेशर जो है मिक्सचर का है 1 बार और 28 ग्राम नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे देखो।
ये हमारे पास टोटल प्रेशर है 1 बार। 1 बार है, हमें निकालना है mm ऑफ मरकरी में। तो हम एक काम कर सकते हैं, पहले बार में ही कैलकुलेशन कर दो, बाद में कैलकुलेशन करते रहना। तो आप इसके अंदर कहोगे कि भाई नाइट्रोजन 28 ग्राम है। 28/28 का मतलब हो गया 1 मोल। तो 1 मोल नाइट्रोजन आ गया हमारे पास। ऑक्सीजन देखो बेटा, ऑक्सीजन है आपके पास 16 ग्राम। तो 16/O2 का होता कितना होता है 32। तो ये कितना आ गया बेटा, देखो 0.5 मोल आ गए। हमें इंडिविजुअल प्रेशर निकालना है। इंडिविजुअल प्रेशर, जैसे सपोज नाइट्रोजन का इंडिविजुअल प्रेशर निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए देखो, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, मतलब नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इनटू टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास आ रहे हैं 1, ये हो गया 1 + 0.5, और टोटल प्रेशर है 1 बार। तो कितना आ गया बेटा, देख लो, Pn2 इज इक्वल टू 1/1.5 बार। ये कितना हो गया हमारे पास, कैलकुलेट कर लो कितना आ गया बेटा, देखो। तो टोटल आ गया आपके पास 10/15 बार नाइट्रोजन का प्रेशर। 10/15 का मतलब 2/3 हो गया बार, है ना, 2/3 बार। अब पॉइंट ये आ गया कि हमें बार में नहीं चाहिए, हमें तो मरकरी में चाहिए ना। पॉइंट थोड़ा सा क्वेश्चन और आगे है। तो वी नो दैट, अब आपको देखो यूनिट कन्वर्ट करने आने चाहिए। तो देखो 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार के बराबर होता है। 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार के इक्वल आ रहा है। 1 ATM इतना आ रहा है, तो हमारे पास है। और 1 ATM इज इक्वल टू होता है, मरकरी में बात करते हैं 760 mm ऑफ मरकरी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1.013 बार इज इक्वल टू कितना आ गया, 760 mm ऑफ मरकरी आ जाएगा। तो 1 बार इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 बार इज इक्वल टू 760 डिवाइडेड बाई 1.013 mm। तो अब ये ले जाओ बेटा, ये कन्वर्जन आ गया। तो हमारे पास था 2/3 बार। तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 2/3 बार की जगह लगा दो ये वाली वैल्यू 760 1.013 mm H। तो ये आंसर आएगा हमारा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन 2/3 इंटू 760 अपॉन 1.013 mm ऑफ मर्क्यूरी। अगर आपको नाइट्रोजन की बजाय ऑक्सीजन का भी निकालना है, तो वी नो दैट टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा जो टोटल प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है अब आपको। यू नीड टू सब्सट्रैक्ट द प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम टोटल प्रेशर। तो सब्सट्रैक्ट, टोटल प्रेशर था 1 बार, नाइट्रोजन का प्रेशर निकाला था 2/3 बार। तो कैलकुलेट माइनस कर दो इसमें, ये कितना आ जाएगा 1/3 बार। और 1/3 बार की जगह बेटा वो वैल्यू रख दो आप, 760 अपॉन 1.013 mm। तो दोनों का प्रेशर आ जाएगा। तो क्लियर है बेटा, रूल क्लियर है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अगर मिक्सचर में मत, बट नॉन रिएक्टिंग गैसेज होनी चाहिए, रिएक्टिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे ये देखो, अगर मान लो मैं ये लिख दूं कि भाई मैं ले लूं अगर HCl और अमोनिया, तो HCl और अमोनिया लेंगे तो इस पर डाल्टन लॉ जो होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज HCl और अमोनिया क्या है, रिएक्ट कर जाएंगी और रिएक्ट करके क्या बना देंगी, ये NH4Cl। तो इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो जो रिएक्टिंग गैसेज होंगी आपस में रिएक्ट कर जाती हैं, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो यहां पर जो होगा डाल्टन्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, किसके लिए, नॉट एप्लीकेबल फॉर रिएक्टिंग गैसेज। लेकिन N2 और O2 आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं। अगर आपस में रिएक्ट करती तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% क्यों रहती, वो तो रिएक्ट कर जाती है आपस में। तो नॉर्मल कंडीशन में
हमें देखना होता है कि जो एटमॉस्फेयर में आपस में रिएक्ट नहीं करती, उनके लिए डाल्टन का पार्शियल प्रेशर लो लगाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल का सबका सम टोटल प्रेशर के इक्वल होगा, और जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे वो अपना प्रेशर ज्यादा लगाएगा, और किसी इंडिविजुअल का प्रेशर निकालना है तो उसके मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो। मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इंडिविजुअल का जो होगा प्रेशर आ जाएगा। क्लियर? रूल क्लियर है? चलूं आगे। यस सर। नेक्स्ट रूल फिर आता है, अब जो करने जा रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है, इस पर ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है प्रॉब्लम्स की। ये है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन भी बोल देते हैं, इफ्यूजन भी बोल देते हैं। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन मतलब गैस एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, at constant temperature and pressure, rate of diffusion of gas is inversely proportional is inversely proportional to the square root of its molar mass, या मोलर मास की जगह हम लिख देते हैं मोलर मास m डैश है, या कह दो डेंस वेपर डेंसिटी। मतलब d से भी लिख सकते हैं। तो रेट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन अंडर रूट m, सिंस मोलर मास इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। विक्टर मेयर मेथड के अकॉर्डिंग 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है बेटा, देखो तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, इसलिए आप m को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेपर डेंसिटी को सपोज d से लिखते हो तो d भी हो सकता है। तो इसी फार्मूले को आप ये भी लिख सकते हो, r इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट d। तो डेंसिटी लिख दो, वेपर डेंसिटी लिख दो, या मोलर मास लिख दो, कोई फर्क नहीं है। तो फॉर नोमेरिकल जब भी आपको करना हो, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू M2 अपॉन अंडर रूट में M2 अपॉन M1 लगा सकते हो। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। लेकिन ये M2 अपॉन M1 जो होना चाहिए, ये आपका फार्मूला लगेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होंगे तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। तो ये भी आइडियल गैस के लिए है ना? हाँ, ये सब उसी गैसेस के लिए। अब दो पार्ट पढ़ेंगे, एक हम आइडियल गैस का, एक हम जो है अगर गैस आइडियल बिहेव नहीं करेगी तब, वो सेकंड पार्ट होगा। ये भी फर्स्ट पार्ट चलता जा रहा है हमारा। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। यहाँ पर R का मतलब क्या कह सकते हो, रेट जो है, यहाँ पर आप रेट ये लगा सकते हो, नॉट जो रेट है आपका, रेट इज इक्वल टू हो जाएगा कोई भी वॉल्यूम कितने टाइम में डिफ्यूज हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड और टाइम टेकन। कितने टाइम में कितना वॉल्यूम डिफ्यूज कर रहे हो। वॉल्यूम की जगह मोल भी लिख सकते हो आप, मोल ऑफ गैस, या डिस्टेंस भी लिख सकते हो, कितना डिस्टेंस, या ये भी लिख सकते हो, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस
कितनी गई है गैस, कितने टाइम में, टाइम टेकन। लेकिन डिस्टेंस तब यूज करना है जब क्रॉस सेक्शन एरिया सेम हो। इफ सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है तो रेट आप ले सकते हो। तो वॉल्यूम को वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जनरली, अपने डिस्टेंस को एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऊपर वाला फार्मूला R1 R2 को ऐसे भी बना सकते हो आप, वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप की प्रॉब्लम है आपके पास। तो R1 R2 को आप ये भी लिख सकते हो, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट M2/M1, ऐसे भी लिख सकते हो। या डिस्टेंस ट्रेवलिंग करनी है तो आप लिख सकते हो L1/T1 इज इक्वल टू L2/T2 अंडर रूट M2/M1। सैंपल प्रॉब्लम डालते हैं, जैसे देखो सपोज अगर आपके कुछ एग्जांपल समझते हैं, इलिस्ट्रेशन समझते हैं। सपोज मैं कहता हूं कोई एक कंटेनर है कोई हमारे पास, और कंटेनर की आइडेंटिकल कंडीशन में आपने इस कंटेनर से सपोज हीलियम को पास किया आपने, ये हीलियम डिफ्यूज होगी, यहां से यहां आ गई हीलियम, बाहर की साइड आ रही है हीलियम। सपोज ये हीलियम जो आ रही है 5 मिलीलीटर इन 2.5 मिनट में आ रही है, मिनट 5 मिलीलीटर इन 2.5 मिनट हीलियम डिफ्यूज हो रही है। अब क्या है, इसी कंटेनर में सपोज अब गैस चेंज कर लेते हैं। सपोज यहाँ कोई हमारे पास गैस रख लेते हैं कोई और, जैसे हमने कोई भी लिख लिया, जैसे हमने लिख दिया मीथेन गैस, ये हीलियम गैस थी, अब मैंने इसमें CH4 गैस कर दी, और CH4 गैस यहाँ से डिफ्यूज हो रही है, अब बाहर आ रही है, बाकी कंडीशन आइडेंटिकल कंडीशन में। तो इन आइडेंटिकल कंडीशन हाउ मच टाइम इज टेकन by CH4 for diffusion of 5 ml। ये क्वेश्चन दे दिया हमें। पहले क्वेश्चन में देखो पहले क्या निकाल रहा है, पहले गैस जो डिफ्यूज हो रही है बेटा, वो डिफ्यूज हो रही है आपकी हीलियम 5 मिलीलीटर, 2.5 मिनट ले रही है वो। आइडेंटिकल कंडीशन में अगर हीलियम की जगह उसी कंटेनर में मीथेन रखेंगे तो हाउ मच टाइम इज टेकन बाई CH4 फॉर डिफ्यूजन ऑफ 5 मिलीलीटर। तो आप देखोगे वॉल्यूम देखो दोनों में सेम है। हमारे पास डिफ्यूजन का फार्मूला है, हम फार्मूला लगा सकते हैं भाई R1/R2 इज इक्वल टू फार्मूला है M2/M1। यही फार्मूला है ना हमारे पास तो डिफ्यूजन का, गैस अगर डिफ्यूज होगी तो हमारे पास यही फार्मूला है R1/R2 अंडर रूट M2/M1। और R जो है वो वॉल्यूम की टर्म में निकालना है तो क्या फार्मूला होगा V1/T1, फिर नीचे आ जाएगा V2। फार्मूला बेटा छोटा सा है लेकिन मिस्टेक हो जाती है डिवाइड की मल्टीप्लाई की, M2/M1, इसलिए एग्जाम में जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब V1/V2 तो कैंसिल हो जाएगा बिकॉज सेम वॉल्यूम है। सपोज अपने 1 नंबर हीलियम को ले लेते हैं तो 2 नंबर मीथेन को ले लेते हैं, तो क्या सॉल्यूशन आ जाएगा देखो हमारे पास V1 आ गया 5 डिवाइडेड बाई T1 तो 2.5 मिनट लग रहे हैं उसको, तो इंटू V2 5, T2 निकालना है हमको टाइम, इज इक्वल टू अंडर रूट M1 जो ले रहे हो आप, हीलियम ले रहे हो, हीलियम का मोलर मास होता है 4, और इसका मीथेन का कितना होगा देखो बेटा, मीथेन कितना हो जाएगा CH4 है, तो कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 4 कितना हो गया 16 हो गया। तो ये 5 तो कैंसिल हो गया बेटा, ये भी देखो 4 4 या 16 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया मेरे पास T2 2.5 इज इक्वल टू अंडर रूट 4 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो टाइम कितना आ गया देखो 5 मिनट। तो हमारे पास यहाँ जो मीथेन होगा वो हमारा 5 मिनट ले लेगा। क्लियर बेटा, कोई डाउट?
देखो फिर दूसरे टाइप का प्रॉब्लम देता हूं मैं। सर वो M2 और M1 की जगह हम लोग D2/D1 भी रख सकते हैं ना, R1 इज इक्वल टू R2 अंडर रूट D2/D1। हाँ, अगर डेंसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको तो वेपर डेंसिटी यूज कर लो। सर हाँ बोलो। सर R1/R2 इज इक्वल टू रूट D2/D1 भी रख सकते हैं ना। हाँ बेटा, D2 अगर क्वेश्चन एग्जाम में देगा डी तो डी रखेंगे। जब हमें फार्मूला दे रखा है ना तो फिर तो मोलर मास करोगे। डेंसिटी कहाँ है तो हमारे पास वेपर उसकी? डेंसिटी हाँ, वेपर डेंसिटी रख सकते हो, फिर तो आंसर मैं सेम ही पूछ रही आएगा। थी बस। हाँ, तो आंसर सेम आ जाएगा बेटा उसमें, है ना। ओके सर। हम्म। तो आप वो भी रख सकते हो इसके अंदर, वेपर डेंसिटी भी रख सकते हो। सपोज जैसे मैं दूसरे टाइप का प्रॉब्लम देता हूं अभी आपको। सपोज इस टाइप का प्रॉब्लम लिखते हैं हम। हटा दो बेटा इसको। जैसे ये यस प्रॉब्लम सर। है, जैसे मैंने आपको देखो दूसरे टाइप का प्रॉब्लम दे दिया। मैंने आपको बोल दिया कि सपोज ये हमारे पास कोई ट्यूब है। ये सपोज हमारे पास ट्यूब है। अब इस ट्यूब में हमने क्या करना है कि एक तरफ हम सपोज अमोनिया को पास कर रहे हैं, एक तरफ पास कर रहे हैं हम अमोनिया इधर से। यहां से हम अमोनिया पास कर रहे हैं और इधर से सपोज HCl पास हो रहा है। और प्रेशर सपोज 1 atm प्रेशर है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है ना। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला सपोज 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ गया। 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ गया। अब यहां पर क्या हमें पता करना है कि अगर दोनों को एक साथ साइमुलटेनियसली हम पास करें तो फर्स्ट टाइम जहां पर आके मिलते हैं यहां पर सपोज व्हाइट फ्यूम्स बनते हैं। ये सपोज आपका व्हाइट फ्यूम्स बनेंगे। अब आपका व्हाइट फ्यूम्स अगर बने ये, तो हमें वो टाइम निकालना है सपोज व्हाइट फ्यूम में जहां पर फर्स्ट टाइम व्हाइट फ्यूम्स बना है हमारा। तो देखो इसको क्वेश्चन में हम ये लिख सकते हैं, कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम अमोनिया एंड वेयर फर्स्ट टाइम white fumes will be appear on simultaneously passing NH3 एंड HCl। देखो ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके पास। वो कह रहा है आपके पास ये चीज है, आपने इधर से अमोनिया पास किया बेटा, इधर से HCl पास किया, और फर्स्ट टाइम जहां पर व्हाइट फ्यूम्स दिखाई दिया आपको वो जगह निकालनी है। सपोज एज्यूम कर लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखो तो बेटा अपने सॉल्यूशन में ये लिख सकते हैं ना, सपोज ये वाली जो है डिस्टेंस, यहाँ सपोज व्हाइट फ्यूम्स बने हैं। पहले व्हाइट फ्यूम्स की केमिस्ट्री देखते हैं। व्हाइट फ्यूम्स क्या, इधर से अमोनिया आएगी, इधर HCl आएंगी, जहां पर ये मिलेंगे NH3 और HCl तो मिलके क्या बनाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। तो रिएक्शन करके ये बना देंगे NH4Cl। NH4Cl का जो होता है वो व्हाइट फ्यूम्स होते हैं। तो सपोज ये x सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ये बना, तो अब देखो बेटा ये डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, ये x है तो माइनस इधर वाली एक्स। जो हो जाएगी 10 माइनस 10 माइनस x होगी। इसको सपोज x सेंटीमीटर को L1 डिस्टेंस ले लेते हैं, इसको अपने L2 ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो हमारे पास फार्मूला तो है ना, L1/L2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2/M1। होता तो L1/T1 है, लेकिन टाइम तो एक ही टाइम पे दोनों मिक्स हो रहे हैं, सेम जो मिलेंगे वो सेम टाइम होगा, इसलिए हम T लेने की हमें जरूरत नहीं है, सीधा ही सोल्व कर दो आप। L1/T
L2 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1। तो L1 कितना आ गया, देखो बेटा, करो सोल्व इसको जरा। तो L1 कितना आएगा, x upon डिवाइडेड बाय 10 माइनस x इज इक्वल टू M1, सपोज इसको 1 ले रहे हो आप, इसको 2 ले रहे हो सपोज, तो NS3, तो ये M2 अपॉन M1 होगा ना, M2 अपॉन, सही है, M2 अपॉन। तो M1 कितना आ गया हमारे पास, नाइट्रोजन 14 और 3 17, और M2 HCl है तो 36.5, ये चीज आ गई। अब देखो कई बार कैलकुलेशन भी मैटर करता है कि कैलकुलेशन जल्दी कैसे करोगे आप। अगर आपने देखो इसको यहीं ब्रैकेट को सोल्व नहीं किया, अंडर रूट को सोल्व नहीं किया, तो क्वाड्रेटिक में फंस जाओगे, इसलिए इसको यहीं सोल्व करो आप। x अपॉन 10 माइनस एक्स, ये अप्रोक्सीमेट कर दो, 72 जा 34 होता है। अंडर रूट 2 की वैल्यू आती है ना बेटा, कितनी होती है अंडर रूट 2 का वैल्यू, 1.4। तो थोड़ा सा ज्यादा लेना है, 72 जा 34 होता है, तो अप्रोक्सीमेट ले लो 1.5। तो उससे क्या आपका कैलकुलेशन इजीली हो जाएगा। देखो x इज इक्वल टू 1.5x, ये इधर ले आओ, तो x 1x ये हो गया, 1.5 हो गया, तो 2.5x इज इक्वल टू हो गया 15। तो x इज इक्वल टू 15 अपॉन 2.5, ये 10 हो गया, 5 3 या 15, 5 5 25, 5 2 या 10, तो अप्रोक्सीमेट आ गया 6 सेंटीमीटर। तो अमोनिया एंड से आपका 6 सेंटीमीटर पर व्हाइट फ्यूम बन गया। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है देखो इस कॉन्सेप्ट में। क्लियर बेटा, देखते जाओ, हटा दूं, चले आगे। यस सर। yes sir तो नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं फिर हम। अगर हमें कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट नहीं दिया हुआ, उसमें कंडीशन कोई और लगाया हुआ है आपका, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो सपोज नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम, इफ ओनली टेम्परेचर इज कांस्टेंट, मतलब प्रेशर कांस्टेंट नहीं दे रखा है आपको, सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट दे रखा है, ओनली टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तब आपका फार्मूला ये लग जाएगा बेटा, प्रेशर भी यूज करना पड़ेगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 अंडर रूट M2 अपॉन M1, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू प्रेशर और इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अगर प्रेशर दिया हुआ है तो ठीक है, प्रेशर दिया हुआ है तो प्रेशर यूज करना है, अगर सेम प्रेशर होगा तो कैंसिल हो जाएगा ना बेटा। अगर आपका प्रेशर सेम होता है तो कैंसिल हो जाएगा, अगर प्रेशर अलग होता है देन आप यूज कर सकते हो। अब इस केस में क्या होगा, जब प्रेशर आपको यूज करना है P1 अपॉन P2, तो अगर प्रेशर नहीं दे रखा है तो PV इक्वल टू NRT भी तो होता है, PV इक्वल टू NRT, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N भी है, तो आप P1 P2 की जगह N1 अपॉन N2 भी लिख सकते हो। कब, इफ if same mole of gases are not given, तो आप इसी फार्मूले को लिख सकते हो, P1 P2 की जगह आप ये यूज कर सकते हो। तो क्या फार्मूला बन जाएगा, देखो बेटा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 M2 अपॉन M1। तो R1 अपॉन R2
तो ये स्पेशल फार्मूला है, ये ध्यान देना है। जब आपके पास या तो क्या हो, ओनली टेम्परेचर लिख रहा हो, या क्या कर रहा हो, सेम मोल, मोल, मोल ध्यान रखना, अमाउंट नहीं, मोल मतलब मास नहीं, मोल, सेम मोल ऑफ गैसेस आर नॉट गिवन। तो आप ये फार्मूला यूज करोगे। कैसे, देखो मैं एक क्वेश्चन दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। ऊपर वाला फार्मूला तो आपको जनरली लगाना है, जनरल। अगर स्पेसिफिक केस आ जाए तब ऐसा। कैसे स्पेसिफिक केस, सपोज मैं बोल दूं आपको, इफ CH4 and O2 are taken in equal amount m gram, are taken in equal amount m gram, या इक्वल अमाउंट ऐसे कर दो 1:1, इक्वल अमाउंट 1:1, देन calculate their ratio of rate of diffusion under other identical condition, under other identical condition। तो देखो बेटा, क्वेश्चन को समझना है। ऊपर वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक फर्क डाल दिया। कभी कभार ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, दिखने में ऐसा लगता है जैसे हमारा सिंपल, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया है वैसे होगा। देखो पहले हमने क्या कंडीशन की थी, पहले ये था कि भाई आपका ये कोई कंटेनर है, बस हम सिर्फ इतनी बात कर रहे थे, यहाँ कोई गैस ए रखी हुई है वो पास करें, या गैस बी रखी हुई है वो पास करें, तो उनके रेट क्या होंगे, R1 और R2। उसमें क्या है कि ये एज्यूम करके चला जाता है कि इसकी आइडेंटिकल कंडीशन है, इनके जो मोल होते हैं, ए और बी के जो मोल हैं वो सेम होते हैं, ए एंड बी इज इक्वल टू सेम मोल, सेम मोल लेके सोल्व किया जाता था। लेकिन ये अब की बार ऐसा नहीं है बेटा, देखो ऐसी ये कंडीशन नहीं है अब की बार, बिकॉज उसने बोला है कि अब की बार जो इक्वल अमाउंट है, इन इक्वल अमाउंट 1:1। सपोज मेरे पास अब दो गैसेज है, एक गैसेज है CH4 गैस और एक गैसेज है बेटा O2 गैस। अब CH4 गैस है, O2 गैस है, अब वो कह रहा है इनका अमाउंट 1:1 है। सपोज मेरे पास CH4 गैस है m ग्राम, तो ऑक्सीजन भी कितना हो गया बेटा, अगर मेरे पास CH4 m ग्राम लेना होगा तो ऑक्सीजन भी कितना लेना होगा, m ग्राम। m ग्राम। लेकिन जरा मोल निकाल के देखना बेटा, इस बार अलग आएंगे। अगर ये वाली कंडीशन होती जो हम पहले सेम मोल वाली है, तब तो सीधा फार्मूला लगा देते हैं, R1/R2 इज इक्वल टू, क्या लगाते थे जो पहले पढ़ा आपने, √m2/m1। लेकिन हम ये m ग्राम है, ये भी m ग्राम है, लेकिन मीथेन के मोल निकालोगे तो मोल कितने आ जाएंगे, m/12 और 4 16 मोल आएंगे, है ना। मतलब N1, अब N1 सपोज को 1 ले लेते हैं, N1 इतना आ गया, और इसके मोल निकालोगे तो बेटा देखो कितने आएंगे ऑक्सीजन के, m/32 मोल, मतलब N2 मोल आ गए। तो इस कंडीशन में तो N1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू N2 आ गया। जब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं होते हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या करोगे आप, R1/R2 इज इक्वल टू N1/N2 N1/N2 क्यों लिया, बिकॉज ये प्रेशर वाला अलग हो गया ना दोनों का। जिसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे उसका प्रेशर ज्यादा होगा, तो प्रेशर अलग अलग आ रहा है, इसलिए हम N1/N2 यूज करेंगे बेटा। आप तो N1/N2 यूज करेंगे तो देखो, तो R1/R2, इसको आगे भी कर सकते थे, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, W1/M1, W2/M2, M2/M1 आ गया। वेट दोनों का बराबर है तो कैंसिल हो गया, बिकॉज 1:1 है, 1:1 है। तो एक डायरेक्ट फार्मूला भी तो आ गया आपके पास, अगर देखा जाए तो मास इक्वल हो, तो मास इक्वल नहीं है तो रख देते बेटा।
तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू W1 W2 कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया मेरे पास, M2 अपॉन M1 अंडर रूट M2 अपॉन M1। सोल्व कर लो। M2 की वैल्यू कितनी है 32, M1 की वैल्यू कितनी है 16, M2 की वैल्यू 32, ये 16, तो 16 टू जा 32, ये भी 16 टू, तो कितना आ गया देखो रेट 2√2। तो दोनों का रेशो जो आ जाएगा R1 और R2 वो 2√2 आ जाएगा। तो ये भी केस ध्यान रखना है आपने, इस केस को भी आपने ध्यान रखना है कि अगर आपके पास मोल इक्वल नहीं दिए हुए, मोल डिफरेंट दिए हुए हैं, तो फिर थोड़ा फार्मूला बदल जाएगा, प्रेशर वाला यूज होगा और आपका फार्मूले में थोड़ा चेंजेस आ जाएगा। तो इस तरह की लेकिन प्रॉब्लम। पिछले जो हमने सर हाँ तो जो हमने पहले लॉस किए थे उसमें जो आपने क्वेश्चन कराया था, तो आपने यही तो बोला था कि एट फिक्स प्रेशर एंड अमाउंट, तो अमाउंट को हम लोग मोल्स की तरह ले रहे थे अभी हाँ एवोगैड्रोस लॉ में, हाँ वॉल्स लॉ हाँ में। हाँ, तो वो यहाँ मोल में अमाउंट थी, पे लेकिन ये अमाउंट जो है मास है, तो क्या इक्वल है? अमाउंट। ये मास इक्वल अच्छा अमाउंट जो है वेट है। तो अमाउंट की जगह वर्ड यूज कर लो वेट, कंफ्यूज हो रहे हो तो वेट कर दो, है ना। ठीक है सर। देखो, तो ये टॉपिक है, इस टॉपिक पर इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो एक कई बार क्या है, कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चंस दे देते हैं, जैसे इस टाइप का प्रॉब्लम आ गया, सपोज आपके पास चीज वही है, थोड़ा सा घुमा के, जैसे x मिलीलीटर ऑफ H2 गैस इफ्यूज थ्रू a hole in a container in 5 seconds. The time taken for the effusion of the same volume of the gas specified below under identical condition। और कंडीशन बेटा आपको ऐसे दे दिया, ऑप्शन ऐसे दे दिया, सपोज 10 सेकेंड हीलियम, मतलब फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन अलग टाइप की कर दी उसने, 20 सेकेंड ऑक्सीजन, थर्ड ऑप्शन दे दिया 25 सेकेंड CO, फोर्थ ऑप्शन ऐसे दे दिया आपको 55 सेकेंड CO2। मैच करना है इसमें आपको, इस टाइप का प्रॉब्लम दे दिया। देखो, तो हमें ये कहा है कि x मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो वॉल्यूम तो सेम ही है गैसेस का, देखो x मिलीलीटर ऑफ वॉल्यूम गैस हाइड्रोजन गैस इफ्यूज, तो हमारा फार्मूला क्या लग जाएगा बेटा, V1 अपॉन T1, V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। इसमें से वॉल्यूम सेम आ रहा है आपका, वॉल्यूम ऑफ द सेम ही है, तो V1 इज इक्वल टू V2 हो गया, तो ये हटा दो, तो क्या रह गया बेटा हमारे पास, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, T2 का स्क्वायर अपॉन T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू M2 अपॉन M1। तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो सकता है, अंडर रूट की बजाय स्क्वायर निकालना इजी होता है, लिख सकते हैं बेटा ऐसे। तो हमें चेक क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, देखो, तो हमें पता है कि फर्स्ट हाइड्रोजन गैस है, तो सेकंड गैस के लिए पता करना है, तो हम एक काम कर लेते हैं कि हमारा इसका मतलब क्लियर कट है हमारे पास कि जो M1 अपॉन T1 स्क्वायर की वैल्यू है वो आपकी M2 अपॉन T2 स्क्वायर की वैल्यू के बराबर आनी चाहिए, यही तो होना चाहिए ना। वन हमें पता है, वन क्या है, अब क्रॉस चेक करोगे आप, वन आपका पता है, तो वन देखो कौन से वाला लेते हैं, सपोज अपने हाइड्रोजन लेते हैं,
तो हाइड्रोजन के लिए निकालो, ये हाइड्रोजन के लिए m1/T1 स्क्वायर की वैल्यू निकालो। तो हाइड्रोजन के लिए m1T1 की स्क्वायर वैल्यू कितनी आएगी? हाइड्रोजन का मोलर मास 2 और टाइम कितना दे रखा है उसने, देखो क्वेश्चन में 5 सेकेंड। तो 5 का स्क्वायर तो कितना आ गया ये 2, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो अब इन चारों ऑप्शन में मुझे वो सिलेक्ट करना होगा ऑप्शन जिसके m और t के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2/25 आना चाहिए, तभी तो हम सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि दो दो वेरिएबल हैं अब। तो आप क्या करो, हर किसी में चेक करो, ये m/t का स्क्वायर चेक करो। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में चेक करो, तो m कितना हो गया बेटा, देखो m4 और t का स्क्वायर कितना आ गया, सर एक मिनट दोबारा 100 हो गया। लेकिन ये तो क्या था 2/25, ये कितना आ गया 2/50। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन में आ जाओ, हर किसी में आपको m, जैसे m1/T1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2/T2 स्क्वायर इज इक्वल टू m3/T3 स्क्वायर। तो ये वाली m और t के स्क्वायर की वैल्यू सेम आनी चाहिए जो आपको कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके। तो क्वेश्चन में जो निकाला उसके लिए हमने m/T1 स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया, वो कितना आया हमारा 2/25। अब इसमें चेक करते जाना है। तो देखो फिर दूसरा, क्योंकि जिस साल क्वेश्चन आया था ना एग्जाम में, तो बहुत सारे बच्चों को तो प्रॉब्लम ये हुआ, उनको क्वेश्चन ही समझ नहीं आया करना क्या था, करनी ये मैथमेटिक्स थी। देखो दूसरा ऑप्शन सोल्व करो। अब दूसरे ऑप्शन में देखो ऑक्सीजन गैस है, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 डिवाइडेड बाई 400। सोल्व करके देखो 4 8 जा 32 बाई 100, 8/100 का मतलब कितना हो गया, 4 से फिर करो 4/6, हाँ 2/25। 2/25। तो यही तो है ये रद, ये भी तो 2/25 था। इसका मतलब ये ऑप्शन मैच कर गया। तीसरे में भी चेक करो, देखो थर्ड वाले में CO का 12 + 16 कितना आ जाएगा 28। 16 और 12 28/25 इंटू 25। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है यस इतना आ जाए 2/25, ये तो पॉसिबल नहीं है। CO2 का देखो इस वाले का 44/55 इंटू 55, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं आ सकता, क्योंकि 11 4 निकालोगे तो 5 आएगा ये, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 2 करोगे तो 2.5 आएगा ये, तो 2/55 इंटू 2.5 आ गया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो गया? तो आप देखो क्वेश्चन को दोबारा देखो अब आप, तो आपका पॉइंट, क्योंकि इसलिए बता रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बनता है, आपका एग्जामिनर देगा, लेकिन वो देगा कैसे ये नहीं पता अपने को, किसी भी टाइप से घुमा के दे सकता है, फार्मूला वही है। तो देखो x मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस इफ यूज थ्रू ए होल इन ए कंटेनर इन 5 सेकेंड, देन टाइम टेकन फॉर द इफ्यूजन ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ गैस स्पेसिफाइड बिलो अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। यहां तो टाइम की बात कर रहा था, ऑप्शन में टाइम भी दे रखा था और गैस भी दे रखी थी, तो दोनों से चेक करना था हमें, मतलब ऑप्शन से क्वेश्चन सोल्व करना था। तो हमने ये देखा, यहां से हमने निकाला फार्मूला V1/T1 V2/T2 M2/V बराबर है, तो T2/T1 M2। तो फर्स्ट वाले गैस के लिए फर्स्ट वाला चीज निकाल ली, तो M1/T1 स्क्वायर आया। तो M1/T1 स्क्वायर जो आना चाहिए वो M2/T2 स्क्वायर के, मतलब किसी भी गैस का M और टी स्क्वायर का जो रेशियो है वो सेम आना चाहिए। तो हमारे पास जो दिया हुआ था हाइड्रोजन, उसके लिए हमने M और T1 के स्क्वायर का रेशियो निकाल लिया 2/25, और इन चारों ऑप्शन में चेक करके देख लिया, जिससे मैच किया वो आंसर हो गया। क्लियर? चले आगे बेटा। अब यस सर। यस सर। अब देखो ये हमारा लॉज हो गया, दूसरे वाला भी कंप्लीट। अब क्या है कि जब भी आपको अगर सारे लो मिक्स करके लगाने हो तो हम उसको बोलते हैं कंबाइंड गैस लो, कंबाइंड गैस लो, मतलब सारे रूल आप कंबाइन कर दो। तो आप तो ये सीधा बोल दो ना, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सपोज अपने अमाउंट फिक्स कर लेते हैं, फॉर फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, फॉर फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, कोई भी आइडियल गैस है उसका फिक्स अमाउंट ले लेंगे, तो एन और आर को छोड़ करके वेरिएबल क्या क्या हो जाएगा, एन और आर क्या आ जाएंगे, फिर फिक्स अमाउंट है, आर तो कांस्टेंट होता है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा।
कांस्टेंट हो जाएगा तो ये वेरिएबल हो जाएंगे, पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट। तो फिक्स अमाउंट ऑफ गैस में अगर मान लो तीनों चीजें वेरी करना चाहते हो तो ये फार्मूला यूज कर लो, P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 T2। अगर आप तीनों चीजें वेरी कर रहे हो, मान लो 6 में से 5 आपको चीजें दे दी, एक निकालनी है, तो ये फार्मूला यूज कर लोगे, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। इसको बोल देंगे कंबाइन गैस लो। तो ये आपका कंबाइन कंडीशन भी लग सकता है। कंबाइंड गैस लो के बाद आता है एक, अभी देखो अभी हमारा आइडियल गैस इक्वेशन आया था। कल मैंने आइडियल गैस इक्वेशन में डेंसिटी वाला बता दिया था ना आपको बेटा, डेंसिटी और वेपर डेंसिटी वाला इक्वेशन। नो सर। नहीं बताया था? ये आइडियल गैस इक्वेशन है जो आपकी। तो आइडियल गैस इक्वेशन से आप डेंसिटी भी गैस की बता सकते हो, डेंसिटी भी निकाल सकते हो एंड वेपर डेंसिटी भी निकाल सकते हो, और दोनों डिफरेंट थिंग है। डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी तो कैसे, कंबाइन गैस लो, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ मोल्स होता है तो वेट अपॉन मोलर मास कर सकते हैं हम। वॉल्यूम को इधर ले जाते हैं, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी आर टी अपॉन मोलर मास। हेयर जो W अपॉन M है वही तो डेंसिटी है, W अपॉन V। वेट अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो फार्मूला बन गया, देखो डेंसिटी के साथ रिलेशन कर लिया आपने, P इज इक्वल टू डी आर टी अपॉन एम डैश। तो यहां से आप किसी गैस की डेंसिटी निकाल सकते हो, बट डेंसिटी में ध्यान रखना कि आप जब आप कैलकुलेशन करते हो, अगर आपको ये डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर में निकालना है तो 1000 लगा लेना है, आर की वैल्यू रख देना फिर एटमोस्फेयर लीटर में, वही वाली एटमोस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल वाली। आपकी डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर में आ जाएगी, एम मोलर मास है, एम जो लेना आप ग्राम पर मोल में, प्रेशर आप एटमोस्फेयर में, टेम्परेचर आप केल्विन में लेते ही हो। तो रिलेशन सिर्फ पूछेगा तो आपने क्या देना है रिलेशन बेटा, फिर ये रिलेशन में ये यूज नहीं करना, P इज इक्वल टू डी आर टी अपॉन एम लिखना है, लेकिन फॉर नोमेरिकल, क्योंकि आपको ग्राम लीटर में नहीं निकालना, आपको ग्राम पर मिलीलीटर में डेंसिटी निकालनी है। या आप ये कहो कि ये फार्मूला यूज कर दिया आपने, सब ये नॉर्मल चीजें यूज कर दी, तो ये एक्चुअल में ग्राम लीटर में आएगा, ग्राम पर लीटर में आएगी। अब आपको कन्वर्ट किस में करनी होगी, ये ग्राम पर मिलीलीटर, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना या पहले ही मल्टीप्लाई कर देना, वो डिपेंड आप पर डिपेंड करता है कि आप यूज कैसे करते हो। आप कहने का मतलब, अगर ये मैंने अभी फार्मूला जो रखा हुआ है तो इसका मतलब डेंसिटी निकली है इस फार्मूले से, P इज इक्वल टू डी आर टी अपॉन एम निकला है, लेकिन डेंसिटी किस यूनिट में निकली है बेटा, ये ग्राम पर लीटर में। आपको क्वेश्चन जो आएगा उसमें क्या किसमें डेंसिटी चाहिए होगी, फॉर ml में डेंसिटी इन ग्राम पर मिलीलीटर, डी जो आपने निकाला था ग्राम पर लीटर, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेंसिटी आपका ग्राम पर मिलीलीटर में आ जाएगा। पहले ऊपर वाले फार्मूले से निकाल लेना, फिर इसमें कर लेना। अगर आपको देखो वेपर डेंसिटी करनी है तो अपने को ये भी पता है वेपर डेंसिटी क्या होती है, मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी तो वेपर डेंसिटी मोलर मास की जगह लग सकते हो आप। तो देखो अगर मैं इसी फार्मूले को फिर लिखूं तो क्या फार्मूला आ जाएगा, P इज इक्वल टू डी आर टी, और M डैश की जगह क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो इसका मतलब वेपर डेंसिटी को भी कई बार D से लिख देते हैं, इसलिए लिख रहा हूं मैं। तो ये समझ लेना कि ये D नॉर्मल डेंसिटी है और ये VD इसलिए लिख दिया, ये वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी को भी D से आप लिख सकते हो, वो रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मोलर मास की जगह आ रहा है तो वेपर डेंसिटी है और ये नॉर्मल डेंसिटी। तो आइडियल गैस इक्वेशन से आप डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो, मोलर मास वाले फार्मूले से वेपर डेंसिटी कर सकते हो। नेक्स्ट होती है हमारी, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं, फिजिक्स का आएगा KTG,
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते हो आप फिजिक्स में, तो वहां की एक इक्वेशन यूज करते हैं। एक नेक्स्ट इक्वेशन आता है बेटा आपका काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस। ये आइडियल इक्वेशन ऑफ गैस नहीं है, अब कौन सा इक्वेशन है? रियल गया काइनेटिक। काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस एक गैसेस की मूवमेंट से रिलेटेड इक्वेशन होती है। डेरिवेशन अपने केमिस्ट्री में नहीं है, आप फिजिक्स वगैरह में करते हो, लेकिन मैं इक्वेशन आपको लिखवा देता हूं। वो होती है पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn URMS स्क्वायर। पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn URMS स्क्वायर। इसके अंदर जो आप लिख रहे हो ये चीजें, m जो है m, ये है मास ऑफ वन गैस पार्टिकल। जो भी कोई गैस है उसके एक पार्टिकल का मास है बेटा, मास ऑफ वन गैस पार्टिकल। इसलिए जो m निकालते हो आप, वो आप जो गैस का मोलर मास हो उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना, तब निकलेगा। तो m जो है मास ऑफ वन गैस पार्टिकल, और एक पार्टिकल का मास निकालने के लिए हम जो मोलर मास होता है किसी भी गैस का उसके एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं। यहां पर ये n जो देख रहे हो बेटा, ये n मोल नहीं है। यहां पर ध्यान रखना, ये वाला n मोल नहीं है। जो काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस में n लिखा है ये मोल नहीं है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल है। यहां पर n जो है नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल। तो कई बार ना कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हम तो पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़ते थे, वहां पर तो स्मॉल एन मोल होता था, लेकिन काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस में मोल नहीं है बेटा। ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ एन जो है नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल है, नंबर, नॉट मोल। यहां पर ये मोल नहीं है, नंबर है। और URMS है, अभी बताऊंगा इसके बारे में। R मतलब रूट, M मतलब मीन, S मतलब स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर स्पीड है। ये रूट मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है स्पीड का। रूट मीन स्क्वायर स्पीड। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है। P प्रेशर, V वॉल्यूम। तो PV इज इक्वल टू 1/3 mn URMS स्क्वायर काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस है। इससे क्या है कि इसकी कुछ अपने जो काम आने वाली चीजें हैं वो कुछ एप्लीकेशंस हैं, तो इसका हम यूजेस करते हैं। यूजेस ऑफ काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस। तो पहला यूजेस बेटा हम ये कर सकते हैं, इसका पहला यूजेस जो है वो हम कैलकुलेशन ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस कर सकते हैं, या गैसेस मॉलिक्यूल कर सकते हैं, उसमें काम आती है हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। कैसे? सपोज देखो, PV इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 1/3 mn URMS का स्क्वायर। इफ देखो n इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूं Na, मतलब 1 मोल गैस ले ली, 1 मोल। तो 1 मोल गैस का मास कितना हो जाएगा? तो एक पार्टिकल का मास m है, तो m इंटू 4, 1 मोल गैस लिख लेते हैं। 4 1 मोल गैस होगा, तो मैं क्या लिख पाऊंगा? 4 1 मोल गैस। PV इज इक्वल टू 1/3 m, n कितने हो गया मेरे पास? Na के बराबर रखना है मुझे पार्टिकल 1 मोल गैस में, Na URMS। और m इंटू Na क्या होता है? देखो अभी मैंने बताया आपको, m इज इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो m डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलर मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इंटू Na। तो मैं इसकी जगह देखो क्या लिख सकता हूं, 4 1, पर ये ध्यान रखना अब हम 1 मोल गैस की कैलकुलेशन करते जा रहे हैं। फॉर 1 मोल गैस आप लिख सकते हो PV इज इक्वल टू
1/3 m इंटू Na को उसका मोलर मास लिख सकते हो, m u RMS का स्केयर। और PV इज इक्वल टू क्या होता है, RT, NRT। और वन मोल कर रहे हो ना, तो n लेने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, तो PV इज इक्वल टू क्या होता है, RT। तो PV की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, RT इज इक्वल टू 1/3 m u RMS। अब आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर पढ़ते हो आप। तो एक काम करो, सिंस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो गया हाफ m v स्क्वायर की बजाय यहां u स्क्वायर लिख रहे हैं हम, सपोज u स्क्वायर है तो स्पीड ही ना, तो m u स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो m u स्क्वायर जो RMS लिखा हुआ है उसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो RT इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 1/3 MURMS की जगह मैंने लिख दिया 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई आपकी, जो पर मोल निकाली आपने, काइनेटिक एनर्जी पर मोल गैस कितनी आ गई, देखो काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन निकला है। तो किसी भी गैसियस मिक्सचर में जो काइनेटिक एनर्जी पर मोल होती है वो कितनी होती है, फिक्स होती है। कितना, कोई सी भी गैस हो, अगर पर मोल गैस है तो उसका काइनेटिक एनर्जी फिक्स होगा। कितना होगा वो, 3/2। 3/2 मतलब 1.5 RT, कांस्टेंट टेम्परेचर पर फिक्स होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ गया। नोट क्या निकल के आ गया, फॉर एनी गैस, नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर एनी गैस काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑलवेज कितना हो जाएगा बेटा, 3/2 RT। 3/2 RT। तो किसी भी काइनेटिक, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमेशा 3/2 RT रहती है। अब काइनेटिक एनर्जी पर मोल है, इसकी बजाय पर मोलिक्यूल निकालते हैं। देखो पर मोल की बजाय अगर मैं पर मोलिक्यूल कहूं तो कैसे निकालोगे बेटा आप, काइनेटिक एनर्जी पर मोल की बजाय पर मोलिक्यूल, तो आयोगैद्रो नंबर से डिवाइड कर दो बेटा फिर मैं। तो 3/2, या ये कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी पर मोल डिवाइडेड बाय आयोगैद्रो नंबर। तो काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल निकाल रहा हूं मैं। तो अब काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल, सोचो जरा क्या आएगी काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल। कई बार पर मोल पूछता है, कई बार पर मोलिक्यूल पूछता है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में देखते हो आप। तो काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल, पर मोलिक्यूल निकालोगे तो बेटा काइनेटिक एनर्जी पर मोल तो निकाल चुके हैं आप, 3/2 RT। वो तो आपने निकाल ली थी पहले, 3/2 RT डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 3/2 RT एवोगैद्रो नंबर। तो ये जो R कांस्टेंट, Na भी कांस्टेंट, तो ये एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। इसको बोलते हैं K, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो बोलते हो आप, K R/Na। तो कई बार एग्जाम में बहुत इजी सा क्वेश्चन आया हुआ है बेटा कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K क्या होता है। एक्चुअली में K क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट डिवाइडेड बाई एवोगैद्रो नंबर। यूनिवर्सल कांस्टेंट को एवोगैद्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो नया कांस्टेंट बन जाता है। इसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो एग्जाम में आएगा व्हाट इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। वैल्यू याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा हमें, नो नीड टू लर्न द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बिकॉज वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट विल बी गिवन, वो तो आपको हमेशा दिया जाएगा। बट आपको फंडामेंटल चीज पता होना चाहिए, व्हाट इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एक्चुअली दिस कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ टू अनदर कांस्टेंट, एंड वो अनदर कांस्टेंट कौन कौन से हैं बेटा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड एवोगैड्रो नंबर। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड एवोगैड्रो नंबर। याद कर ऐसे याद रख सकते हो। देखो महाभारत में, महाभारत देखी होगी आप सब लोगों ने, 5 पांडव थे और एक भाई और उनका था, उसका क्या नाम था,
करंट। करंट, उससे याद रख लेना K इज इक्वल टू R बाई एन, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है, एन ने डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। करंट K इज इक्वल टू R बाई एन। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर होता है। तो इसलिए आप कहते हो कि काइनेटिक एनर्जी, अब देखो कितनी माइन्यूट माइन्यूट सी चीजें हैं, कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा हम लोगों ने। काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल पूछेगा तो आंसर क्या आएगा मेरे पास बेटा? है तो वो कांस्टेंट ही आएगी, चाहे पर मोल निकालो चाहे पर मोलिक्यूल, बट 3 by आएगा 2 कितना? kT। 3/2 KT। इसलिए फिजिक्स में आप ये वाली चीज ज्यादा यूज करते हो, KT यूज करते हो, 3/2 KT। तो एग्जाम में ध्यान देना है कि काइनेटिक एनर्जी पर मोल पूछेगा तो कितनी दोगे बेटा आप? 3/2 RT पर मोल, 3/2 RT। काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल कितनी दोगे आप? 3/2 KT। अगर आपको टोटल निकालनी हो तो कैसे निकालोगे नोट? टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर गैसियस मॉलिक्यूल, अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाए टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है गैसियस मॉलिक्यूल के लिए, तो आप टोटल KE टोटल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पर मोल इंटू नंबर ऑफ मोल, तो N इंटू 3/2 RT कर देना। जितने नंबर ऑफ मोल या अमाउंट दे रखा हो तो उससे आप कैलकुलेट कर लेना। काइनेटिक एनर्जी टोटल इज इक्वल टू N, यहां पर N क्या है फिर वापस? नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। और काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन कौन सा टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब केल्विन वाला टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस। टी जो है, बड़ा टी का मतलब केल्विन लेंगे तो हम ये भी लिख सकते हैं नोट क्या? काइनेटिक एनर्जी देखो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है ना, इसका मतलब अगर एग्जाम में आता है काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, तो ये फार्मूला यूज करोगे आप। तो इस फार्मूले में देखो काइनेटिक एनर्जी किस किस पर डिपेंड कर रहा है? अमाउंट पे भी और टेम्परेचर पे ही। तो हम क्या कह सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी के मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस किस पर डिपेंड करेगी? डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड अमाउंट। लेकिन उसने बोल दिया एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब देखो एवरेज का मतलब नंबर ऑफ मोल 1 हो गया, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगी। एवरेज, सिर्फ एक वर्ड लगा दिया मैंने, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एक एक वर्ड में सारा गेम हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ बोला तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड किया, अमाउंट पे भी डिपेंड किया, लेकिन एवरेज वर्ड लगा दिया क्योंकि एवरेज का मतलब फिर यहां आ गया काइनेटिक एनर्जी पर मोल आ गए 3/2 RT। तो R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, 3 वैल्यू 2 वैल्यू तो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। हाँ बेटा बोलो। मेजर हो गया। तो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। देखो फार्मूलों से आंसर देने आपने। क्लियर बेटा? तो काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस से हम कौन सा कंसेप्ट निकाल सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी वाला। तो गैसियस की काइनेटिक एनर्जी है पर मोल, पर मोलिक्यूल या टोटल एनर्जी कितनी हो सकती है। क्लियर? हटा दूं बेटा ये, चलें आगे। यस सर। दूसरा क्या निकाल सकते हो यूजेस? देखो दूसरा आप इससे URMS, दूसरी जो चीज निकाल सकते हो एक्सप्रेशन ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड फॉर गैस, फॉर पार्टिकुलर गैस। URMS जो बोल रहे हो आप, URMS, तो वो भी निकाल सकते हैं। देखो इक्वेशन क्या था हमारे पास? PV इज इक्वल टू 1/3
mn URMS स्क्वायर, और पर मोल के लिए निकाला था आपने तो PV इज इक्वल टू 1/3 m URMS स्क्वायर आया था, और PV की वैल्यू RT होती है, तो PV इज इक्वल टू पर मोल, तो RT 1/3 m URMS का स्क्वायर। तो URMS कितना आ गया देखो आपका, URMS स्क्वायर इज इक्वल टू 3 RT/m। तो वैल्यू का एक्सप्रेशन आ गया देखो, URMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3 RT/m। तो जो URMS है पर मोल गैस की जो स्पीड है वो आपके m पर मोलर मास पे डिपेंड करेगी, और t के अंडर रूट t है, ध्यान रखना इसमें, अब यहाँ t अंडर रूट में आ रहा है, उस पर डिपेंड करेगी। URMS इज इक्वल टू 3 RT/m। नोमेरिकल करते टाइम फिर ध्यान रखना बेटा, ये SI यूनिट में सोल्व करना है आपको। ये स्पीड है, URMS जो है वो स्पीड है, तो स्पीड का यूनिट मान लो आप लेते हो मीटर पर सेकेंड में निकाल रहे हो। तो यहाँ आपको ध्यान रखने वाली चीजें होती हैं, कई तो टेम्परेचर किस में लोगे बेटा, R की वैल्यू किस में लोगे आप, SI यूनिट में। R की वैल्यू SI यूनिट मतलब कौन सी वाली यूज करोगे आप, 8.314 वाली। टेम्परेचर किस में यूज करोगे बेटा, टेम्परेचर जो केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, टेम्परेचर केल्विन में। टेम्परेचर किस में यूज करोगे, केल्विन के अंदर, टेम्परेचर केल्विन में यूज करोगे। और स्पेशली ध्यान देना, इट शुड बी कीप्ड इन माइंड, स्पेशली पे अटेंशन ऑन द मोलर मास। जनरली हम मोलर मास ग्राम में यूज लिखते हैं हम, तो यहाँ पर ग्राम में यूज नहीं करना। मोलर मास में क्या लिखोगे, जब भी मोलर मास है वो आपको किस में देना है, इन किलोग्राम में। तो कैसे करोगे किलोग्राम में, तो जब भी आप सोल्व करते हो तो इसके साथ 1000 लगा लेना। अगर ये ग्राम वाला यूज कर रहे हो तो इसमें क्या कर देना, 1000 लगा देना, तो मीटर पर सेकंड में अपने आप आ जाएगा। जैसे हमारी हैबिट होती है ना, मान लो मैं कह दूं ऐसे प्रॉब्लम मैं दे दूं आपको, कैलकुलेट द URMS for O2 molecule at 27 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या जनरली आइडिया होता है कि मोलर मास ऑक्सीजन का क्या लेते हैं हम सॉल्यूशन में, 32 लेते हैं ना। एक्चुअल में वो 32 किस यूनिट में होता है बेटा, ग्राम वाले में होता है। तो बस ये जरूर ध्यान रखना है, छोटा सा फार्मूला, लेकिन जो मिस्टेक्स होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूं क्या मिस्टेक्स होती हैं, जनरली वो भूल जाते हैं हम। तो 3 लिखोगे, 8.314 लिखोगे, टेम्परेचर जो है केल्विन में रखोगे तो 2700, और m स्पेशली 32 नहीं रखना, 32 तो ग्राम हो गया, 32 into 1000 किलोग्राम में रखना, 32 into 1000 नीचे आएगा ऊपर आएगा, ये चेक कर लो क्या हुआ है। सर ऊपर जा रहा है। क्योंकि हम लिखना चाहते हैं, जैसे मोलर मास लिखते हैं 32 ग्राम पर मोल, है ना। अब मैं इसको किलोग्राम मैं बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1000 से नीचे कर देता हूं। ग्राम पर मोल जो तो लिखा हुआ ही है, तो अगर 1000 हटा दूं तो ये किलोग्राम आ जाएगा, किलोग्राम पर मोल, तो डिवाइड होगा बेटा, यहाँ ये डिवाइड आएगा। डिवाइड का मतलब ये 32 डिवाइडेड बाई 1000, यहाँ कर दो 10⁻⁴ कर दो, फिर सोल्व कर लोगे तो ये आंसर कितने आ जाएगा आपका, SI यूनिट में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। क्लियर। तो देखो आप URMS भी निकाल सकते हो, रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी निकाल सकते हो इससे। लेकिन रूट मीन स्क्वायर स्पीड का सिंपल मैथमेटिकल रिलेशन भी समझना है आपने। रूट मीन स्क्वायर स्पीड का मतलब क्या है, देखो वर्ड देखो, वर्ड है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ये एक मैथमेटिकल वर्ड है बेटा स्पीड का। स्पीड की कैलकुलेशन है जो आप रूट मीन स्क्वायर में निकाल रहे हो। तो कैसे कर सकते हो आप, वैसे निकालना हो अलग से, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ऊपर वाला तो एक्सप्रेशन है आपका पार्टिकुलर गैस के लिए टेम्परेचर पर, वैसे
पार्टिकुलर कैलकुलेशन करनी है आपको, तो आप ऐसे करोगे। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज अब थोड़ा मैथमेटिक्स करते हैं 8th 9th 10th लेवल की। सपोज मैं कहता हूं मेरे पास कुछ गैसियस पार्टिकल रखे हुए हैं, मेरे पास कुछ गैसियस पार्टिकल हैं। सपोज ये इतने पार्टिकल हैं, यहां से लेके यहां तक पार्टिकल हैं n1, और इनमें हर एक की स्पीड जो है वो है सपोज u1 है। जैसे ये पार्टिकल u1 स्पीड से घूम रहा है, ये भी u1 स्पीड से घूम रहा है, ये भी u1 स्पीड से घूम रहा है, और टोटल नंबर जो है पार्टिकल का n1 है। फिर मेरे पास कुछ और पार्टिकल हैं, ये रे सपोज 50 30 20, इनका नंबर है n2, और इसमें जो हर एक घूम रहा है वो घूम रहा है u2 स्पीड से। सपोज मेरे पास एक तीसरा जो पार्टिकल है, जो अलग नेक्स्ट टाइप के पार्टिकल जो हैं वो है, उनका नंबर है n3, और वो जिस स्पीड से घूम रहे हैं वो घूम रहे हैं u3 से। सपोज मेरे पास टोटल 100 थे पार्टिकल, 100 पार्टिकल थे, या मैं कह दूं मेरे पास टोटल 20 पार्टिकल थे। 20 पार्टिकल में से मैं कहता हूं कि 4 पार्टिकल्स हैं और 8 पार्टिकल हैं, 10 पार्टिकल हैं, और सपोज 10 और 4 6 पार्टिकल्स जो अलग अलग स्पीड से घूमते हैं। इन 4 पार्टिकल की स्पीड है u1, इन 10 पार्टिकल की स्पीड है u2, और इन 6 पार्टिकल की स्पीड है u3। तो मैथ क्या बोलती है, स्पीड कैसे निकालोगे, URMS। तो देखो क्या करना है, पीछे से स्टार्ट हो जाओ, आप इधर से इधर चलो। सबसे पहले जो स्पीड है उसका स्क्वायर लो, जो स्पीड है उसका स्क्वायर। तो n1 पार्टिकल है, n1 पार्टिकल, एक की स्पीड u1 है, तो एक पार्टिकल की स्पीड आपकी u1 है, तो उसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा बेटा, u1 का स्क्वायर। और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल सपोज आपके पास n1 है, तो क्या लिख सकता हूं, n1 u1 का स्क्वायर। दूसरे वाले पार्टिकल की स्पीड देखो, दूसरे पार्टिकल की स्पीड है u2, तो उनका स्क्वायर आ गया, लेकिन पार्टिकल है n2, तो n2 u2 का स्क्वायर प्लस जितने भी हो करते जाओ आप। थर्ड वाले पार्टिकल उनकी स्पीड है u3, तो पहले हमने स्पीड का स्क्वायर ले लिया, जितनी भी स्पीड थी। स्क्वायर करने के बाद बैक चलते जाओ इधर। दूसरा काम क्या करना है आपने, क्या निकालना है, मीन। मीन का मतलब होता है कि जितने पार्टिकल हैं उसके टोटल सम से डिवाइड कर दो। तो n1 प्लस n2 प्लस n3। तीसरा काम क्या करना है आपने, देखो रूट निकाल लो, तो ये रूट करो, तो ये एक मैथमेटिकल फार्मूला आ जाएगा URMS निकालने का, n1 u1 स्क्वायर प्लस n2 u2 स्क्वायर प्लस n3 u3, जितने भी हो ऐड करते जाओ, डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। तो जैसे इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग ही निकालें तो कितना आ जाएगा, देखो मेरे पास URMS, पहले वाले पार्टिकल 4, उनकी स्पीड आपको गिवन होगी, कुछ ना कुछ दे रखा होगा तो वो हमें देनी पड़ेगी। इनकी स्पीड मान लो कहते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड है, इनका स्पीड जो है 15 मीटर पर सेकेंड है, इनका स्पीड सपोज 20 मीटर पर सेकेंड है। तो आप निकाल सकते हो वैल्यू पुट करके और कर सकते हो, n1 u1 का स्क्वायर, n2 u2 स्क्वायर, n3 u3, n1 1। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, रूट मीन स्क्वायर स्पीड में। चले आगे। यस सर। सर तो बेटा स्पीड की कैलकुलेशन हम एक्चुअल में जो केटीजी में करते हैं वो 3 टाइप की करते हैं। तो टाइप्स ऑफ मोलिकुलर स्पीड जो पढ़ते हैं वो 3 टाइप्स की पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मोलिकुलर स्पीड, इन टाइप्स के जो नाम हैं, पहली जो आपकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड पढ़ते हो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पढ़ते हो, और एवरेज स्पीड पढ़ते हो। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, दूसरे टाइप की आपकी होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो ज्यादातर स्पीड अटेन करते हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है जिसकी। सेकंड जो स्पीड है वो एवरेज, देखो एवरेज वाली को मैं बीच में ही रख रहा हूं, एवरेज स्पीड। और थर्ड वाली जो स्पीड है वो अभी जो आपने पढ़ी है उस टाइप वाली, रूट मीन
स्क्वायर स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को आप पढ़ोगे यू एमपीएस, एवरेज स्पीड को पढ़ोगे यू एवरेज, और रूट मीन स्क्वायर स्पीड को पढ़ोगे यू आरएमएस। अगर मैं तीनों का रेशियो निकालूं तो वैल्यू जो हो, इधर से इधर आपकी वैल्यू देखोगे तो इधर से इधर जो मैंने बढ़ाई है इनकी वैल्यू की कैलकुलेशन निकालेंगे तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज होगी। कैसे? यूएमपीएस, इनके फार्मूले याद करने हैं। यूएमपीएस इज इक्वल टू, डायरेक्ट फार्मूला याद करना है आपने, अंडर रूट 2RT/m। यू एवरेज जो निकालनी है आपने स्पीड, वो आपकी होगी 8RT/πm, और आरएमएस जो होगी सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी अंडर रूट 3RT/m। तो तीनों फार्मूले याद करने अपने, यूएमपीएस, यू एवरेज, यू आरएमएस। यूएमपीएस जो है वो अंडर रूट 2RT/m है, यू एवरेज आपकी 8RT/πm है, और यू आरएमएस आपकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो आपकी 3RT/m है। इनको अगर आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी अंडर रूट 2, सेम गैसेस के लिए। ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2 अंडर रूट 2, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी अंडर रूट बाई पाई भी आएगी, बाई पाई 3.14, और ये आ जाएगी अंडर रूट 3। बिल्कुल सोल्व करोगे तो 1.148, इसको सोल्व करोगे तो 1.224। तो देखो ये 1 सोल्व करोगे तो 1 पॉइंट, देखो ये आ रहा है 128। दूसरे वाले में नंबर याद रखना है तो 1 को बढ़ा दो, डबल कर दो, डेसिमल के अगले वाला पॉइंट डबल कर दो, और लास्ट वाला हाफ कर दो। तो देखो 1 का डबल सर रूट 3 2 कर दिया। 1.7 रूट 3 होता है, मैं तो रेशियो निकाला है बेटा, मैंने रूट 3 की वैल्यू थोड़ी रखी है मैंने तो रेशियो निकाला है बेटा। तो रेशियो जो आएगा 1 रूट 1.128 रूट रेशियो 1.224 आएगा। वो रेशियो कब आएगा? एक स्टेप और बढ़ाओगे आप, मतलब इसको अंडर रूट 2 से सबको डिवाइड कर दो। अंडर रूट 2 है ना, इस सारी इक्वेशन को अंडर रूट 2 से डिवाइड कर दो आप, तब आएगी ये वैल्यू, तब रेशियो आ जाएगा। तो इनका रेशियो बहुत पूछा जाता है बेटा, इन तीनों का रेशियो ये है। तो एक ही गैसियस सैंपल के लिए आप, वन सैंपल के लिए अगर तीनों कैलकुलेशन करो तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे कम आएगी, उससे ज्यादा वैल्यू एवरेज स्पीड की आएगी, और सबसे ज्यादा स्पीड आपकी रूट मीन स्क्वायर की आएगी। और फार्मूले वही है, अंडर रूट 2RT/m, अंडर रूट 8RT/πm, और अंडर रूट 3RT/m। इसमें से आपका जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, ये जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, ये जो कैलकुलेशन है कुछ इस टाइप से आता है। इसको इस पॉइंट से पढ़ते हैं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिक्यूलर स्पीड। इस मैक्सवेल साइंटिस्ट ने स्पीड को कुछ ऐसे ग्राफ से एक्सप्लेन किया। इसने बोला कि सपोज आपके पास कोई गैस है, ये गैस है और इसमें सैंपल है, बहुत सारे गैस के पार्टिकल हैं। तो ये गैस के पार्टिकल जो होंगे हर एक की अपनी अपनी स्पीड से मूव कर रहे होंगे, अलग अलग रेंडमली गैस के पार्टिकल मूव करते रहते हैं। तो इसमें से अगर हम कहते हैं सैंपल बनाते हैं, तो अगर हम नोट करते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल हमारे पास लेते हैं एक तरफ, फ्रैक्शन ऑफ गैसियस मोलिक्यूल और उनकी मोलिकुलर स्पीड में ग्राफ खींचते हैं, तो वो कहता है कुछ ऐसा ग्राफ आता है बेटा। ये स्टैटिक्स को यूज करके दिया जाता है। तो फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल को आप dn/n भी लिख सकते हो, स्पीड को हम u भी लिख सकते हैं। तो आप देखोगे ये गैस के पार्टिकल, सपोज कुछ गैस के पार्टिकल हैं जिनका फ्रैक्शन जो है मोलिक्यूल का स्पीड बहुत कम है, इधर स्पीड कम है। कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जिसकी स्पीड ज्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे मोलिक्यूल हैं जिनकी स्पीड इस रेंज में आएगी। ये सपोज
टोटल गैस के पार्टिकल, और सबसे ज्यादा गैस के पार्टिकल यहां मिलेंगे आपको, यहां स्पीड। तो जो गैस के पार्टिकल ज्यादा स्पीड को अटेन कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड किसको कह रहा है वो देखो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। वो कहता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, तो वो कहता है स्पीड possessed by most of molecule। जो ये बीच में देख रहे हो आप, ये वाली स्पीड possessed by most of molecule जो होती है वो, उसको हम बोलते हैं एमपीएस, एमपीएस है। और ग्राफ में हम कहां से निकाल सकते हैं, वो कह रहा है कि आप हाइट पकड़ लो, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है हाइट पर देखो, जहां आपको इस ग्राफ का पीक दिखाई दे रहा है, ये देखो ये पीक है, यहां के कोरस्पॉन्डिंग जो स्पीड आएगी वो आपकी यूएमपीएस आएगी। और उसने स्टैटिक्स से निकाला था, और स्टैटिक्स से निकाल करके उसने उस यूएमपीएस वैल्यू को, जो आप देख रहे हो √2RT/m वाला फार्मूला जो है डेरिवेशन किया था, जो हायर क्लासेस में होता है, हमें यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं होता। तो यूएमपीएस जो है आपने हाइट लेनी है, हाइट लेके वो यूएमपीएस निकालनी है। तो जहां यूएमपीएस आएगा उससे कहीं थोड़ा सा आगे पर एवरेज स्पीड आ जाएगी, कहीं ना कहीं, कहीं भी निशान लगा दो तो वो यू एवरेज आ जाएगी। और उससे आगे कहीं चलोगे तो वो आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से, इससे और आगे चलोगे तो आपकी यूआरएमएस आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि यूएमपीएस से ज्यादा आनी चाहिए यू एवरेज, और यू एवरेज से ज्यादा आनी चाहिए यूआरएमएस। तो एक ग्राफ में 3 लाइन दिखानी है, तो इन 3 लाइन को जो बिल्कुल पीक के साथ लाइन है, जैसे रेड वाली लाइन दिखाई है, ये यूएमपीएस, इससे आगे कहीं कोई भी लाइन बना लेना यू एवरेज, और उससे आगे कोई भी लाइन बना लेना तो वो यूआरएमएस आएगा। बट अगर आप यूएमपीएस देखोगे यहां पर, या जो भी यूआरएमएस, तो हम एमपीएस पर फोकस करते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यूएमपीएस। तो यूएमपीएस इज इक्वल टू, अभी तो फार्मूला किया आपने, मैंने बताया आपको फार्मूला क्या होता है, 2RT/m। इसका मतलब यूएमपीएस किस पर डिपेंड करेगी, अगर m सेम है तो नंबर 1 फॉर सेम गैस तो m कांस्टेंट हो जाएगा, सेम गैस है तो m हो गया कांस्टेंट। तो r ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो यूएमपीएस सिर्फ टेम्परेचर पे ही तो डिपेंड करेगी, यूएमपीएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। यूएमपीएस टेम्परेचर बढ़ाते जाओ तो यूएमपीएस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होगी वो आपकी इंक्रीज होती जाएगी। तो ग्राफ कैसे दिखा सकते हो, देखो सपोज ये मैंने एक ग्राफ बनाया, मैंने कहा कि एक ग्राफ ये आया, ये मैंने T1 ग्राफ पर किसी गैस सैंपल के लिए ग्राफ लिया। अब मैंने क्या किया, एक ग्राफ और बना दिया, तो ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है। अब एक चीज ध्यान रखोगे आप, जो आपका टोटल शेडेड एरिया है वो सेम आना चाहिए। अगर आप इस ग्राफ को अंदर की साइड लेके जाओगे तो जैसे बैलून है, बैलून को दबाते हैं तो हाइट बढ़ जाती है, तो आप इसको बैलून की अगर इस पॉइंट को अगर आगे की तरफ खींचोगे तो ये हाइट कम होती जाएगी ये वाली, और अगर पीछे की तरफ लेके आओगे तो हाइट बढ़ती जाएगी। देखो 2 ग्राफ दे दिए मैंने, T1 और T2। तो आप इसमें देखो, मुझे चेक करना है कि भाई T1 टेम्परेचर ज्यादा है या T2 ज्यादा है, तो यूएमपीएस निकाल के देख लो। देखो इसका यूएमपीएस आएगा रेड वाला, देखो यूएमपीएस कहां आ रहा है, यहां आएगी यूएमपीएस। इधर सपोज फ्रैक्शन ले रहे हैं और इधर स्पीड चेक कर रहे हैं। और अगर मैं दूसरे वाला T1 टेम्परेचर वाला यूएमपीएस देखूं तो T1 टेम्परेचर की हाइट यहां है, तो ये यहां आया है। तो एक यूएमपीएस जो पहले वाला है वो T2 टेम्परेचर पर है, ये T1 टेम्परेचर पर है। तो यूएमपीएस कौन से वाला ज्यादा है बेटा, देखो यूएमपीएस T1 वाला ज्यादा है या यूएमपीएस T2 वाला ज्यादा है। हमने बड़ा सीधा सा पढ़ा है, T1 T2 ज्यादा है, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका नहीं, यूएमपीएस T2 का कैसे ज्यादा है, यूएमपीएस तो इस लाइन पे देखोगे ना, ये ग्राफ पढ़ो ना, ये ग्राफ है। तो यहां देखो ये लाल वाली एमपीएस वैल्यू यहां आएगी और दूसरे ब्लैक वाली यहां आएगी, तो ज्यादा वाली वैल्यू कौन सी आ रही है, रेड वाली या ब्लैक वाली स्पीड की, ब्लैक वाली आ रही है। मतलब T1 टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि, आप बता सकते हो कि यहां पर T2 टेम्परेचर से ग्राफ में T1 ज्यादा है। जिसकी यूएमपीएस ज्यादा होगी जिस ग्राफ की,
उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर फॉर डिफरेंट गैसेज द टेम्परेचर सेम है, देन फॉर डिफरेंट गैसेज एट सेम टेम्परेचर, तब इक्वेशन देखो, अब की बार T कांस्टेंट हो गया, R कांस्टेंट हो गया, M के साथ रिलेशन है तो UMPS इनवर्सली प्रोपोर्शनल M आ गया। सर आपने अब जो ये आपने जो पहला ग्राफ दिया है सर, उसमें आपने कहा कि जिसका यूएमपीएस ज्यादा होगा उसी का टेम्परेचर ज्यादा होगा ना? बिल्कुल ज्यादा होगा, हाँ, यस सर, बस। है ना। ये ग्राफ बता रहा है, आप तो इक्वेशन देखा करो, आपको रटने की जरूरत नहीं होती, आप यहाँ इक्वेशन में साफ साफ दिखता है, यूएमपीएस के सामने वही पड़ा है, चीज सर, तो यूएमपीएस जिसका ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। उस तो temperature देखो ज्यादा होगा, रेड वाले का यूएमपीएस यहाँ आया है, ये पेन चल रहा है मेरा, यस सर, और ब्लैक उसका वाले कम का है, यस यहाँ सर, आया है, इसका ज्यादा है, तो इसका मतलब यस सर, टेम्परेचर भी तो यही वाला ज्यादा आएगा, ब्लैक वाला। अब दूसरा यस केस सर, देखो, दूसरे केस में हम क्या कह रहे हैं कि यूएमपीएस जिस गैस का मोलर मास कम होगा, जिस गैस का मोलर मास कम होगा उसका यूएमपीएस ज्यादा होगा, कम होगा, जिसका मोलर मास कम होगा, क्योंकि उल्टा रिलेशन आ रहा है तो उसका यूएमपीएस ज्यादा होगा। अब मैंने दो ग्राफ बना दिए वैसे ही जैसे पहले बनाए थे, मैंने आपको बोला ये dN/n है, मैंने एक ग्राफ बना दिया पहले की तरह ये वाला, मैंने कह दिया ये M1 है, फिर मैंने एक ग्राफ बना दिया ये वाला, मैंने कह दिया ये M2 का ग्राफ है। तो बताओ M1 ज्यादा है या M2 ज्यादा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, M2 ज्यादा करना पड़ेगा, तो मुझे यूएमपीएस चेक करना पड़ेगा। तो रेड वाले का यूएमपीएस देखो यहाँ आ रहा है, यस रेड वाले का यूएमपीएस यहाँ आ रहा है, और ब्लैक वाले का इससे आगे आ रहा है यूएमपीएस, यहाँ आ रहा है। तो यूएमपीएस अब की बार किसके वाला ज्यादा आ रहा है बेटा, यूएमपीएस ब्लैक वाले का ज्यादा आ रहा है ना ग्राफ का, यस सर M1 का जा रहा है, तो जिसका यूएमपीएस ज्यादा होगा उसका मोलर मास कम होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि M1 और M2 में और बड़ा M2 बड़ा है, यहाँ पर M2, तो ग्राफ दिया कि भाई क्या क्या रिलेशन आपको देने। तो इसमें देखो, इसमें दो चार बातें वो कह सकते हो, जैसे यहाँ स्पीड देखो इस ग्राफ में, यहाँ पर ये स्टार्ट ही हुआ है ग्राफ, तो यहाँ बहुत कम पार्टिकल है और सारे पार्टिकल बीच में आ रहे हैं यहाँ पर, और लास्ट में भी बहुत कम पार्टिकल है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर कोई भी सैंपल है, इन सैंपल ऑफ गैस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल having very small speed, very small speed or very large speed is very small। तो ऐसे पार्टिकल किसी भी सैंपल में बहुत कम होते हैं जिनकी स्पीड बहुत कम होती है या जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ज्यादातर की एक रेंज के अंदर होती है। देखो यहां से लेके यहां तक एक रेंज आ रही है, तो रेंज जो होती है उसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड रेंज बोलते हैं, और उसमें अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है तो फिर हम उसकी हाइट के अकॉर्डिंग एक लाइन खींच के एमपीएस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिफरेंट टाइप की ऑफ ये स्पीड होती है। क्लियर बेटा, कोई डाउट अभी जो किया यहां तक? तो ये जो आपने ये लिखा है ऊपर सैंपल वाला, एक बार वो समझाइए, क्या बोला आपने? मैंने ग्राफ पढ़ाया बेटा, ग्राफ देखो सामने जो ग्राफ छपा हुआ है, जहां से स्पीड स्टार्ट हुई, मतलब जीरो स्पीड वाले पार्टिकल कितने हैं आपके पास, जीरो स्पीड वाले पार्टिकल कितने, तो ग्राफ कितना दिखाई दे रहा है, इतना सही तो ग्राफ दिखाई दे रहा है, इतना हिस्सा ही तो दिखाई दे रहा है। इसके अंदर कितने एक पार्टिकल होंगे, बहुत कम पार्टिकल होंगे ना। और ये लास्ट वाला देखो, जहां पहुंच गए स्पीड, यहां पहुंच गए आप मैक्सिमम स्पीड, यहां भी कितना हिस्सा दिखाई दे रहा है पार्टिकल में, तो यही ग्राफ दिखाई दे रहा है ना। और ये वाला हिस्सा देखो कितना, विड्थ देखो कितनी दिखाई दे रही है इस ग्राफ में, तो इसमें तो बहुत सारे पार्टिकल आ जाएंगे। जैसे मान लो एक क्लास का टेस्ट लिया जाए, मतलब ये स्टैटिक्स है, मैथमेटिक्स से भी ऊपर स्टैटिक्स देख रहे हो आप सामने। मान लो 10 नंबर का एक बच्चों का टेस्ट लिया गया एक क्लास में, ज्यादातर बच्चों के 7 मार्क्स आए, बहुत कम बच्चों के 0 मार्क्स आए और बहुत कम बच्चों के 10 मार्क्स आए। यही बात एक गैस के सैंपल के साथ होती है। गैस के सैंपल में जितने पार्टिकल घूम रहे होते हैं, तो ऐसे बहुत कम होते हैं जिनकी स्पीड बहुत ही कम होती है।
ऐसे भी बहुत कम होते हैं जिनकी स्पीड बहुत हाई होती है। ज्यादातर की स्पीड जो होती है एक रेंज के अंदर होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। वो ये ग्राफ में कहता है क्लियर दिखाई दे रहा है। जहां ग्राफ मोटा फूला हुआ है इसका मतलब वहां ज्यादा पार्टिकल है, जहां ग्राफ बहुत छोटा सा है इसका मतलब कम पार्टिकल है। तो स्टार्टिंग रेंज जब स्पीड 0 होगी, या हाई रेंज जब स्पीड हाई होगी, तो पार्टिकल बहुत कम होंगे। वही चीज वो कहता है फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल हैविंग वेरी स्मॉल स्पीड या वेरी लार्ज स्पीड इज वेरी स्मॉल। क्लियर? यस सर। ठीक है बेटा, अभी मैं लीव कर रहा हूं अब। तो स्पीड, सर हाँ बोलो। सर सर टेस्ट का टेस्ट सिलेबस में बता बेटा इस दीजिए। बार अपने स्टेट्स ऑफ मैटर रखेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर यस सर। जितना स्टेट्स ऑफ मैटर। सर अभी आपने वो रेडॉक्स होने वाला है। रेडॉक्स का क्या सर, रेडॉक्स भी तो आपने रिडॉक्स का टेस्ट नहीं लिया मैंने अभी। नहीं नो हुआ सर। सर। हाँ सर रेडॉक्स का कहाँ हुआ, क्योंकि लास्ट टेस्ट में अभी वो आपने दिया था सम मोल बेसिक कॉन्सेप्ट। कंसेप्ट, अच्छा, पिछले में आपका मोल कॉन्सेप्ट आया था, तो फिर पहले ले लेते हैं, फिर इसका एक साथ ले और लेंगे। वो भी सर सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म्स तक आया था, किसमें? तो पूरा नहीं आया था सर, इसी में सम बेसिक कंसेप्ट में। तो अच्छा, सब बेसिक कंसेप्ट में पूरा नहीं आया था, तो एक वैलेंसी काम करो। वैलेंसी फैक्टर नहीं आया था, वॉल्यूम स्ट्रेंथ नहीं आया था, और सर काफ़ी सारा नहीं आया था। और क्या बोलते हैं कि उसके बाद रेडॉक्स छूट रहा है, और फिर ये आपने स्टार्ट करवा दिया है जो ये। चलो ऐसा करेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर तो अभी चल ही रहा है। स्टेट्स Yes, ऑफ मैटर sir. तो चल रहा है, इसको लेंगे नेक्स्ट टाइम। स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं दे रहा फिर इस बार में, ठीक है? तो आपका जो मोल कंसेप्ट और रिडॉक्स, मेनली तो रिडॉक्स होगा, कुछ पार्ट मोल कंसेप्ट का होगा। ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके सर। तो अभी हाँ सर सर वो जो आपने लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था ना, ए और एच जी वाला, ओपन हाँ माउथ, हाँ हाँ जिसको पहले हॉरिजॉन्टल रखा था फिर वर्टिकल रख दिया हाँ था। हाँ सर तो उसमें अगर जैसे उसमें अगर ओपन माउथ था, अगर वो जो एक क्लोज माउथ होता तो फिर जो एयर का प्रेशर लग रहा है एटीएम वाला वो भी 0 हो हाँ, जाता ना। फिर 0 हो जाता। अगर हम ओपन माउथ नहीं रखेंगे, अगर कोई टेस्ट ऊपर से कवर कर दिया ना, ढक दिया हमने, फिर प्रेशर काउंट नहीं करेगा। यस सर। एयर का प्रेशर वही फिर एचजी का ही लगेगा बस वर्टिकल में। फिर एचजी का लगेगा। ओके सर। सर स्टेट्स ऑफ मैटर के नोट्स भेज दीजिएगा, मॉड्यूल मतलब। स्टेट्स ऑफ मैटर का मॉड्यूल नहीं डाला अभी उन्होंने। सर मैंने कल चेक किया था, आज का नहीं पता, कल चेक किया था तो नहीं था। अच्छा, मैं बोल दूंगा उनको, हर सर को बोल दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। हेलो मैम। मैम मैम एक्सक्यूज मी मैम। हम लोग कह रहे थे कि मैम आप टेस्ट हेलो। का सिलेबस हमें रिटर्न फॉर्म में प्लीज Yes, प्रोवाइड ma'am. कर दीजिए।